India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की एक अदालत के 2 न्यायाधीशों को प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया है, जिन्होंने एक जोड़े को जमानत देते समय तथ्यों और कानून की अनदेखी की। यह जोड़ा एक कंपनी को 6 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी है। न्यायालय ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी ACMM और सत्र न्यायाधीश ने जमानत देते समय स्थापित सिद्धांतों का पालन नहीं किया। न्यायालय ने दोनों अधिकारियों को दिल्ली न्यायिक अकादमी में कम से कम 7 दिनों के लिए प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया है। साथ ही जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल एक कंपनी ने आरोप लगाया कि आरोपी जोड़े ने जमीन हस्तांतरण के वादे पर 1.9 करोड़ रुपए लिए, लेकिन बाद में पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। जब पता चला कि जमीन पहले ही बेच दी गई थी और गिरवी रखी गई थी, कंपनी ने दावा किया कि ब्याज के साथ उसकी बकाया राशि 6 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। 2017 में शिकायत दर्ज की गई और 2018 में FIR दर्ज की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2023 में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उनकी गतिविधियों की कड़ी आलोचना की थी। न्यायालय ने कहा कि जमानत के मामलों में तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, न कि यांत्रिक तर्क। न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत ने आरोपी के पिछले कदाचार को नजरअंदाज किया और उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर विचार नहीं किया। न्यायालय ने दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को जांच अधिकारी के खिलाफ जांच पूरी करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने जोर दिया कि उसके निर्देश न्यायपालिका में जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि न्यूनतम वेतन का निर्धारण केवल शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं किया जा सकता। बिना काम की प्रकृति को ध्यान में रखे यह मामला एक मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामले से संबंधित था, जहां आय की मात्रा विवादित थी। दरअसल एक 20 वर्षीय BCom अंतिम वर्ष के छात्र, जिसने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में भी दाखिला लिया था, एक मोटर दुर्घटना में घायल हो गया और 2 दशकों तक बिस्तर पर रहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूनतम वेतन के आधार पर आय की गणना की, जो उस समय 3,352 रुपये प्रति माह थी। उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि चूंकि पीड़ित ने अभी तक चार्टर्ड अकाउंटेंट की योग्यता प्राप्त नहीं की थी, इसलिए आय को उस स्तर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यूनतम वेतन का निर्धारण केवल शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं किया जा सकता है, बिना काम की प्रकृति को ध्यान में रखे। न्यायालय ने पीड़ित की आय 2001 में 5,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की, जिसमें भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% की वृद्धि जोड़ी गई। न्यायालय ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 40.34 लाख रुपए कर दी और बीमाकर्ता को पीड़ित के माता पिता द्वारा किए गए चिकित्सा खर्चों के लिए अतिरिक्त 20 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि आय की हानि का आकलन करते समय न्यायालयों को न्यूनतम वेतन की कठोर वर्गीकरण से परे देखना चाहिए और पीड़ितों की वास्तविक रोजगार संभावनाओं पर विचार करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या एएसआई से मोहम्मद गौस तानसेन की समाधि पर उर्स और नमाज करने की अनुमति देने संबंधी याचिका पर जवाब मांगा है। यह मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट में आया है, जिसमें ग्वालियर में हजरत शेख मोहम्मद गौस की दरगाह पर उर्स और नमाज जैसी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। इस दरगाह में मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन की समाधि भी है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने विशेष अनुमति याचिका और अंतरिम प्रार्थना पर नोटिस जारी किया। मोहम्मद गौस की समाधि एक केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक है और इसे 1962 में प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। दरअसल याचिकाकर्ता दरगाह हजरत शेख मोहम्मद गौस के सज्जा दानशीन और मोहम्मद गौस के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि 400 वर्षों से अधिक समय से विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां की जा रही हैं। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दरगाह को संरक्षित स्मारक घोषित किए जाने के बाद उर्स और नमाज की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह स्मारक पूजा स्थल और मंदिर के अंतर्गत नहीं आता है और इसे संरक्षित और सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को उर्स और नमाज करने की अनुमति दी जाती है तो इससे स्मारक को नुकसान पहुंच सकता है और इसकी संरचना खराब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एएसआई से जवाब मांगा है और मामले की आगे की सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रूप प्रकाशन को संविधान के लाल और काले रंग के कोट पॉकेट संस्करण को बेचने से रोक दिया है, जो पूर्वी पुस्तक कंपनी के संस्करण से मिलता जुलता है। ईबीसी ने तर्क दिया था कि रूप प्रकाशन ने उनके ट्रेंड ड्रेस की आवश्यक विशेषताओं की नकल की है, जिसमें रंग संयोजन, फॉन्ट शैली, सोने की पत्ती और लेआउट शामिल है। न्यायमूर्ति मंजीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करते हुए कहा कि दोनों संस्करणों के ट्रेड ड्रेस में काफ़ी समानता है और इससे उपभोक्ताओं में भ्रम पैदा हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि एक औसत बुद्धिमत्ता और अपूर्ण स्मृति वाले उपभोक्ता के लिए रूपा के संस्करण का ट्रेड ड्रेस ईबीसी के संस्करण से मिलता जुलता हो सकता है, जिससे उत्पादों के स्रोत या उत्पत्ति के बारे में भ्रम पैदा हो सकता है। ईबीसी ने तर्क दिया था कि 2009 से वे विशिष्ट लाल और काले रंग के संयोजन, फॉन्ट शैली, सोने की पत्ती और पतले बाइबल पेपर के साथ पोर्टेबल कोट पॉकेट संस्करण प्रकाशित कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि रूपा प्रकाशन ने उनके ट्रेड ड्रेस की नकल की है और ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों के माध्यम से अपने संस्करण का विपणन किया है। न्यायालय ने कोलगेट के पामोलिव कंपनी बनाम एंकर हेल्थ एंड ब्यूटी केयर प्राइवेट लिमिटेड मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि कोई भी पक्ष एकल रंग का एकाधिकार नहीं कर सकता है, लेकिन एक विशिष्ट रंग संयोजन जो लगातार उपयोग किया जाता है बौद्धिक संपदा कानून के तहत संरक्षण का हकदार है। न्यायालय ने पाया कि भ्रम और अपूर्णीय क्षति की प्रबल संभावना है और संतुलन सुविधा ईबीसी के पक्ष में है। इसलिए न्यायालय ने रूप प्रकाशन और उसके सहयोगियों को विवादित डिजाइन में लेन देन करने से रोक दिया और बिना बिके स्टॉक को उन्हें वापस लेने का निर्देश दिया।
खबर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने घोषणा की है कि वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील करेगा जिसमें केंद्र सरकार के हाल ही में लॉन्च किए गए सहयोग पोर्टल को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस पोर्टल का उपयोग अवैध ऑनलाइन सामग्री को हटाने के लिए मध्यस्थों को नोटिस स्वचालित करने के लिए किया जाता है। एक्स ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत है और अपीलीय उपायों का पीछा करने का इरादा रखता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक्स की चुनौती को खारिज कर दिया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि सहयोग पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करते हुए अवैध सामग्री को हटाने के लिए एक समानांतर तंत्र है। एक्स ने तर्क दिया कि सहयोग पोर्टल अधिकारियों को केवल अवैधता के आरोपों के आधार पर ही सामग्री हटाने का आदेश देने की अनुमति देता है, बिना न्यायिक समीक्षा या वक्ताओं के लिए उचित प्रक्रिया के अनुपालन न करने पर प्लेटफॉर्मों को आपराधिक दायित्व की धमकी देता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि सोशल मीडिया को विनियमन से छूट नहीं है और भाषण, जबकि संरक्षित है, उचित प्रतिबंधों के अधीन है। न्यायालय ने सहयोग पोर्टल को सार्वजनिक हित के साधन के रूप में चिन्हित किया, जिसे आईटी अधिनियम की धारा 69(3)(b) और 79(3)(b) और 2021 के नियमों के तहत बनाया गया है। एक्स ने कहा कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस आदेश के खिलाफ अपील करेगा। एक्स ने तर्क दिया कि सहयोग पोर्टल और सरकार द्वारा जारी सामग्री अवरोधक आदेश असंवैधानिक है और भारतीय नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। सहयोग पोर्टल के संबंध में न्यायालय ने इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा। न्यायालय ने पोर्टल को सार्वजनिक हित के साधन के रूप में वर्णित किया, जिसे आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) और 2021 के नियमों के नियम 3(b) के तहत बनाया गया है, ताकि मध्यस्थों और राज्य के बीच अवैध सामग्री से निपटने में सहयोग को सुविधाजनक बनाया जा सके। एक्स ने तर्क दिया था कि सहयोग के तहत मध्यस्थों को सामग्री की निगरानी और हटाने के लिए मजबूर करना सुप्रीम कोर्ट के श्रेया सिंघल मामले में दिए गए फैसले को कमजोर करता है। लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि श्रेया सिंघल में संबोधित 2011 का शासन अब नए 2021 के नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और इसे अपने स्वयं की शर्तों पर व्याख्या की जानी चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पॉक्सो अधिनियम या बीएनएस को ओवरराइड नहीं कर सकता है। यह मामला एक मुस्लिम व्यक्ति को जमानत देने के संबंध में था, जो आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले में फंसा था। दरअसल एक 24 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति ने एक 15 से 16 वर्षीय लड़की से शादी की, जो पहले अपने सौतेले पिता द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी। लड़की ने खुद जमानत के लिए याचिका दायर की और अपने पति की रिहाई की मांग की। उच्च न्यायालय ने जमानत देते हुए कहा कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पॉक्सो अधिनियम और बीएनएस को ओवरराइड नहीं कर सकता है। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने कहा कि यह तय करना कि यह मामला प्रारंभिक यौवन का है या वैध इस्लामी विवाह का जमानत कार्यवाही में नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पॉक्सो अधिनियम और बीएनएस को ओवरराइड नहीं कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नेके धन दापानी मामले में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया था। न्यायालय ने देखा कि आरोपी और पीड़िता के बीच संबंध सहमति से था और वो दोनों अब 24 और 20 वर्ष के हैं और ऐसे संबंध में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। न्यायालय ने माना कि आरोपी ने विधि द्वारा निर्धारित सहमति की आयु के अनुसार विवाह को वैध माना था। न्यायालय ने ये भी कहा कि आरोपी को यह विश्वास दिलाया गया था कि पीड़िता, जो पहले से ही एक बच्चे की मां थी, 18 वर्ष की आयु से अधिक लग रही थी। न्यायालय ने कहा कि यह एक गंभीर दुविधा है कि क्या समाज को लंबे समय से चली आ रही व्यक्तिगत कानूनों का पालन करने के लिए आपराधिक बनाया जाना चाहिए। न्यायालय ने सुझाव दिया कि क्या यह समय एक समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ने का नहीं है, जो व्यक्तिगत या प्रथागत कानून को राष्ट्रीय कानून पर प्राथमिकता नहीं देगा।
केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि सबरीमाला मंदिर में मूल्यवान वस्तुओं का सटीक और उचित रिकॉर्ड तैयार करने का समय आ गया है। न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को इस प्रक्रिया की निगरानी करने का सुझाव दिया है, जिसमें एक मूल्यांकनकर्ता की सहायता से मंदिर के मजबूत कमरे में रखी वस्तुओं और थिरुवाभरणम रजिस्टर में दर्ज वस्तुओं का मूल्यांकन किया जा सके। सबरीमाला मंदिर में द्वारपाल मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाई गई। तांबे की प्लेटों की मरम्मत के लिए भेजे जाने के दौरान कथित तौर पर सोना गायब हो गया था। न्यायालय ने ट्रेवनकोर देवस्थान बोर्ड द्वारा रखे गए रिकॉर्ड में अंतर पाया और चिंता जताई कि मूल्यवान वस्तुओं का उचित लेखा जोखा नहीं है। न्यायालय ने कहा कि देवस्थान बोर्ड के रजिस्टर में मूल्यवान वस्तुओं की डिलीवरी और वापसी के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। न्यायालय ने कहा कि मंदिर में मूल्यवान वस्तुओं का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक वस्तु की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्य का उल्लेख हो। न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का सुझाव दिया है, जो एक मूल्यांकनकर्ता की सहायता से इस प्रक्रिया को पूरा कर सके। न्यायालय ने मुख्य सतर्कता अधिकारी को मामले की जांच करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जांच में पता चला है कि कुछ सोने की परत वाली पेड़ हंस को उन्नी कृष्णपोती के घर से बरामद किया गया था, जो देवस्थान बोर्ड के रिकॉर्ड में नहीं था। न्यायालय ने मुख्य सतर्कता अधिकारी को जांच जारी रखने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि जांच में सख्त गोपनीयता बरती जाए और देवस्थान बोर्ड के अधिकारियों को भी जानकारी न दी जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.